डेमोक्रेसी कभी भी सफल नहीं हो सकती। अब यहाँ पे हम इस बात पे कमेंट नहीं कर रहे हैं कि लोगों का ह्यूमन नेचर कैसा होता है, और ना ही हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री में डेमोक्रेटिक सोसाइटीज काफी रेयर रही हैं। देखिए, जो मेथड्स अभी हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं ना, वो फंडामेंटली खोखले हैं और ये कोई थियरी नहीं है, ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड मैथमेटिकल फैक्ट है। तो इस वीडियो में हम उसी मैथ की बात करेंगे जिसने ये प्रूफ किया और जिसे नोबेल प्राइज तक मिला, और हम ये भी जानेंगे कि कैसे एक ग्रुप अपना डिसीजन बनाता है और हमारे सिस्टम में खराबी क्या है। इलेक्शन करवाने का सबसे आसान तरीका है कि वोटर्स को अपने फेवरेट कैंडिडेट की लिस्ट में से अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट करने को कहा जाए। अब जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिले होंगे, डेफिनेटली बात है कि वो इलेक्शन जीत जाएगा। इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग कहते हैं। हाँ, ये नेम तो बस ऐसी है, यहाँ कोई एक्चुअल पोस्ट नहीं होती जिसे इन कैंडिडेट्स को पार करना होता है। जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले वही कैंडिडेट जीत जाता है। तो ये सिस्टम बहुत पुराने समय से वजूद में है। लगभग 14वीं सेंचुरी से इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स को चुनने के लिए यूज किया जा रहा है, और ये सिस्टम आज भी बहुत कॉमन है। और लगभग 44 देश इस सिस्टम से अपने लीडर्स को चुनते हैं। इनमें से 30 देश तो वो हैं जो पहले ब्रिटिश कॉलोनी थे, और क्योंकि अमेरिका भी एक टाइम पर ब्रिटिश के अंडर था, इसलिए वहां के ज्यादातर स्टेट्स में भी इसी सिस्टम से ही अपने इलेक्टोरल कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है। लेकिन इस सिस्टम में एक बड़ी दिक्कत है। दिक्कत यह है यहाँ पे कि पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि जिस पार्टी को देश की मेजॉरिटी ने वोट ही नहीं किया था, पावर उसी के हाथ में चली जाती है। पिछले 100 सालों में 21 बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक पार्टी के पास पावर तो थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही उस पार्टी को एक्चुअल में मेजॉरिटी के वोट्स मिले थे। तो जिसे ज्यादा वोट्स ही नहीं दिए गए थे, उसी के साथ में सारी गवर्नमेंट पावर चली गई थी। अब यहां पे इस सिस्टम में एक और दिक्कत यह होती है कि इसमें एक जैसी पार्टी एक दूसरे के वोट्स चुरा लेती हैं। सन 2000 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को ही देख लीजिए। यह इलेक्शन इसेंशियली अल गोर और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच में था। उस समय हर स्टेट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज करता था इलेक्शन के लिए। आप डेटा देखें तो फ्लोरिडा में बुश को ज्यादा वोट्स मिले थे, लेकिन बहुत कम मार्जिन से, 600 वोट से भी कम। पर बैलेट पे एक और कैंडिडेट भी था, राल्फ नडर। ये ग्रीन पार्टी का कैंडिडेट था और गौर और बुश से डेफिनेटली लेफ्ट था। हमें चाहिए कि सभी तरह के लोग, पुअर, रिच, मिडिल क्लास, उनके जो भी कंसर्न है वो लोग अपनी आवाज उठा पाएं। उनकी आवाज को दबाया ना जाए, उनके अगेंस्ट जिनके सेल्फिश मोटिव्स हैं। और नेडर को फ्लोरिडा में लगभग 1 लाख वोट्स मिले। मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा मुझे किसको वोट देना चाहिए, बुश या गौर? मैं तो नेडर को वोट करूंगा। जिन लोगों ने नेडर को वोट किया उन्हें बाद में बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनकी वजह से बुश जीत गया था। लेकिन अब क्या कर सकते थे? इसे कहते हैं स्पॉइलर इफेक्ट। ज्यादातर नेडर के वोटर्स गौर को बुश से ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ये प्रेफरेंस दिखाने का, क्योंकि आप सिर्फ एक ही कैंडिडेट को वोट कर सकते हो। ये सिस्टम वोटर्स को स्ट्रैटेजिकली वोटिंग के लिए मजबूर कर देता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 पार्टीज हैं, इनमें से जो सबसे छोटी होगी वो तो कभी जीतेगी नहीं, तो फिर उसे वोट देने से भी क्या फायदा। यही सोच तो डेफिनेटली सी बात है कि 4 पार्टीज और 3 पार्टीज के लिए भी अप्लाई होती है। तो देखा जाए तो ये सिस्टम इवेंचुअली बड़ी पार्टीज को ही पावर कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करता है, जिससे कि बन जाता है 2 पार्टी सिस्टम। और ये इफेक्ट इतना कॉमन है कि इसका नाम भी है डू वर्सेस लॉ। तो फर्स्ट पास द पोस्ट में खामियां हैं, फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो एक उपाय तो यह है कि अगर हम ये फिक्स कर दें कि कोई भी कैंडिडेट तभी जीता माना जाएगा जब उसे मेजॉरिटी में वोट्स मिले, यानी कि कम से कम 50% प्लस 1 वोट। अब यहाँ पे एक नई दिक्कत, अगर किसी को मेजॉरिटी ही नहीं मिली तब क्या होगा? तो यहाँ पे हम उन वोटर्स को दोबारा वोट करने के लिए कह सकते हैं जिन्होंने सबसे कम वोट्स वाले कैंडिडेट्स को वोट किया था। उनसे हम कहें कि आप प्लीज किसी और को वोट करिए, और ये प्रोसेस हम तब तक चलाते रहें जब तक कि किसी एक को मेजॉरिटी ना मिल जाए। बार इलेक्शंस करवाना भी प्रैक्टिकल नहीं है। उससे बेहतर तो ये होगा कि हम वोटर्स को अपने प्रेफरेंस के अनुसार सारे कैंडिडेट्स को रैंक करने को कह दें। अगर उनका फेवरेट कैंडिडेट एलिमिनेट हो जाता है तो कोई बात नहीं, उनकी सेकंड चॉइस ले लेंगे। इसमें सारे वोट्स मिलने पर पहले फर्स्ट चॉइस के अनुसार काउंटिंग होगी, और अगर किसी एक को मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो जीत जाएगा, सिंपल। और अगर नहीं मिलती है तो जिस पार्टी को कम वोट्स मिले थे वो एलिमिनेट हो जाएगी,
और उसके वोटर्स की सेकंड चॉइस कंसिडर करके रिजल्ट बनाया जाएगा और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक किसी एक को मेजॉरिटी नहीं मिल जाती। सो मैथमेटिकली ये बार बार इलेक्शन करवाने जैसा ही है, बस टाइम और मेहनत बच जाती है। इसे इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग कहते हैं। पर यह सिस्टम प्रेफरेंशियल वोटिंग या रैंक्ड चॉइस वोटिंग इन नामों से भी जाना जाता है। एंड इंस्टेंट रन ऑफ सिस्टम में सिर्फ वोटिंग ही नहीं, कैंडिडेट्स का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। 2013 में मिनियापोलिस में मेयर के इलेक्शन होने थे। वहां पर यही सिस्टम यूज होना था। करंट मेयर ने रिजाइन कर दिया था और कई सारे नए चेहरे मेयर की पोजीशन के लिए आ खड़े हुए थे। टोटल 35 कैंडिडेट्स थे। आपको लगेगा कैंडिडेट्स इतने ज्यादा हैं तो वो एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सभी 35 कैंडिडेट एक दूसरे के साथ बहुत ही तहजीब से पेश आ रहे थे, एक दूसरे के साथ बहुत ही काइंड और पोलाइट थे। इतने कि उन्होंने मेयरल डिबेट के अंत में एक साथ आकर, मैं कह रहा हूं कि एक साथ आकर कुंबाया भी गाया था। क्या वाकई आप इस बात पर विश्वास करोगे? पता है कितना ज्यादा गुस्सा और चिढ़ हमने देखी है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इस एक कुंबाया गाने के लिए। ये कोई मजाक नहीं है। ये सभी लोग इतने अच्छे से बिहेव कर रहे थे क्योंकि उन्हें लोगों की पसंद बनना था, भले ही वो दूसरी पसंद बन जाए या तीसरी पसंद बन जाए। उनका कहना यह था कि मुझे खुद को सबसे बेस्ट कैंडिडेट शो करना है। पर इंस्टेंट रन ऑफ के साथ भी एक दिक्कत है। यहाँ पे ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां बेकार कैंडिडेट को बाकी पार्टीज जीतने में मदद कर देती हैं। चलिए उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 कैंडिडेट्स हैं, आइंस्टाइन, क्यूरी और बोर। आइंस्टाइन और बोर आइडियोलॉजिकल काफी अलग हैं और क्यूरी तो उन दोनों के बीच में उफ़ो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है। अब आइंस्टाइन को टोटल 25% वोट्स मिलते हैं, क्यूरी को 30 और बोर को 45%, यानी किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली। इसीलिए अब सेकेंड राउंड कंडक्ट होगा। आइंस्टीन एलिमिनेट हो जाएगा और क्योंकि आइंस्टीन के वोटर्स की सेकेंड प्रेफरेंस क्यूरी थी, इसीलिए अल्टीमेटली क्यूरी इलेक्शन जीत जाएगी। पर मान लीजिए कि अगर बोर ने एक बहुत ही घटिया कैंपेन स्पीच दे दी या उसने बहुत ही बेकार पॉलिसीज को सपोर्ट कर दिया, तो उसके वोटर्स आइंस्टाइन को शिफ्ट हो जाएंगे और इस केस में क्यूरी एलिमिनेट हो जाएगी। और क्योंकि क्यूरी की आइडियोलॉजी न्यूट्रल थी, इसीलिए उसके आधे वोटर्स की सेकंड चॉइस आइंस्टाइन और आधे बोर होंगे। मान लेते हैं ऐसा होने पर बोर ही जीत जाएगा। तो जो बोर पहले केस में हार रहा था वो इस केस में जीत जाएगा। अब यहां पे ऐसा कुछ हो, डेफिनेटली हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और ऐसा ही फ्रेंच मैथमेटिशियन कॉन्डोरसेट का भी सोचना था। तो कॉन्डोरसेट कुछ उन लोगों में से थे जो वोटिंग सिस्टम पर काफी लॉजिक और मैथमेटिक्स लगाकर उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए उन्हें मैथमेटिक्स की एक पूरी फील्ड सोशल चॉइस थियरी का फाउंडर माना जाता है। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर ये सारी की सारी स्टडी कर रहे थे और सही से लोगों की इच्छाएं पता करना उस समय एक कल्चरल मोमेंट बन गया था। 1784 में फ्रेंच रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस में कॉन्डर्स के साथी जीन चार्ल्स डे बोर्डा एक वोटिंग सिस्टम प्रपोज करते हैं। यहां पे वोटर्स को आप कैंडिडेट्स को रैंक करने को कहिए। अगर 5 कैंडिडेट्स हैं तो किसी कैंडिडेट को फर्स्ट रैंक करने से उसे 4 पॉइंट्स मिलेंगे, सेकंड रैंक करने पर 3 और ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट वाले को 0 मिलेंगे। पर यहां बोर्ड अकाउंट में भी एक दिक्कत थी, क्योंकि हर कैंडिडेट्स को कितने पॉइंट्स मिलेंगे ये उस पर डिपेंड करता था कि इलेक्शन में कितने कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स का ऐड होना जो जीतेंगे ही नहीं, वो विनर को इफेक्ट कर सकते थे। इसीलिए कॉन्डर से बोर्डा के आइडिया को हेट करते थे और उन्होंने लिखा था कि इस सिस्टम में बस दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, क्योंकि इसमें बेकार की चीजें रिजल्ट को इफेक्ट करेंगी। फिर 1785 में कॉन्डरसे ने एक ऐसे पब्लिश किया जिसमें उन्होंने प्रपोज किया न्यू वोटिंग सिस्टम, जो इनके अनुसार सबसे फेयर था। तो इसमें बेसिकली विनर को हर कैंडिडेट को हेड टू हेड इलेक्शन में हराना पड़ता था। पर अगर 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स हों तो क्या आपको बहुत ज्यादा बार हेड टू हेड इलेक्शन नहीं करवाने पड़ेंगे? वेल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें भी इंस्टेंट रन ऑफ की तरह ही वोटर से प्रेफरेंस मांगी जा सकती है और फिर काउंट कर सकते हैं कि वोटर्स ने हर कैंडिडेट को एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे रैंक किया है। ये सबसे फेयर वोटिंग सिस्टम लगता है। वैसे इसे ओरिजिनली 450 साल पहले रैमन लॉल एक मॉन्क द्वारा चर्च के लीडर सिलेक्शन सिस्टम को स्टडी करते वक्त डिस्कवर किया गया था। पर रैमन के आइडियाज पॉपुलर नहीं हुए थे, क्योंकि उनकी बुक द आर्ट ऑफ इलेक्शंस खो गई थी और वापस मिली हमें 2001 में। इसीलिए ये वोटिंग सिस्टम भी लॉल के नहीं बल्कि कॉन्डरसेट के नाम पर है।
पर क्या इस सिस्टम से हर बार विनर मिलेगा ही मिलेगा? चलिए कॉन्डोसेट मेथड से आपके और आपके दो दोस्तों के बीच में डिनर को चुनते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, बर्गर, पिज्जा और सुशी। आपको सबसे ज्यादा पसंद है बर्गर, इसलिए आपकी पहली प्रेफरेंस हुई बर्गर, दूसरी पिज्जा और तीसरी सुशी। आपके दोस्त की पहली चॉइस पिज्जा, दूसरी सुशी और तीसरी बर्गर है। दूसरे दोस्त की पहली चॉइस सुशी, दूसरी बर्गर और तीसरी पिज्जा है। तो अब अगर आप बर्गर चुनते हैं तो आपके दोस्त कहेंगे नहीं यार, सुशी लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों को रैंकिंग वाइज बर्गर से ज्यादा सुशी पसंद है और सिर्फ एक को सुशी से ज्यादा बर्गर। सेम आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है पिज्जा और सुशी को लेकर, और बर्गर और पिज्जा को लेकर 2 वोट से हर कोई जीत रहा है। अब आप यहाँ पे तीनों एक लूप में फंस गए हैं, जहाँ पे बर्गर पिज्जा से ज्यादा पसंद किया जा रहा है, पिज्जा सुशी से ज्यादा और सुशी फिर से बर्गर से ज्यादा, एंड सो ऑन। तो इस सिचुएशन को कहते हैं कॉन्डोसेट पैराडॉक्स। बट कॉन्डोसेट इसे सॉल्व करने से पहले ही चल बसे थे। एक्चुअली इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था और फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट भी लिखा था। इसीलिए जब 1973 में रेन ऑफ टेरर आया और ला मॉन्टेगे पावर में आ गए, तो इन्हें और इनके कॉन्स्टिट्यूशन को सत्ता का विरोधी बताया गया और अगले साल इन्हें कारावास में डाल दिया गया, जहां इनकी मौत हो गई। अब अगले 150 सालों में कई मैथमेटिशियंस ने अपने खुद के वोटिंग सिस्टम या बोल्डा और कॉन्डोसेट के आइडियाज में कई तरह के मॉडिफिकेशंस प्रपोज किए थे। तो उन्हीं में से एक मैथमेटिशियन थे चार्ल्स डॉडसन, या कहें कि लुइस कैरल। जब ये अलाइज इन वंडरलैंड नहीं लिखते थे, तब इनका दिमाग फेयर वोटिंग सिस्टम ढूंढने में लगा रहता था। पर हर वोटिंग सिस्टम में कोई ना कोई दिक्कत थी। या तो कॉन्डोसेट लूप आ जाता, या फिर कैंडिडेट जिसके विनिंग चांसेस 0 होते वो रिजल्ट को इफेक्ट कर देता। नाउ 1951 में कीनेथ एरो अपनी पीएचडी थीसिस पब्लिश करते हैं, जिसमें वो ऐसी 5 कंडीशंस रखते हैं जो हर फेयर वोटिंग सिस्टम को रखनी ही चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर ग्रुप में हर कोई एक ऑप्शन को दूसरे से ज्यादा पसंद करता है तो रिजल्ट में ये दिखना चाहिए, और अगर ग्रुप में हर कोई पिज्जा से ज्यादा पसंद करता है सुशी को, तो पूरे ग्रुप को पिज्जा से ज्यादा पसंद सुशी होनी चाहिए। ये कहलाता है यूनानिमिटी। नाउ दूसरी कंडीशन ये है कि किसी एक व्यक्ति की चॉइस का असर बाकी सभी की चॉइस पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर सबको पिज्जा पसंद है तो सिर्फ एक इंसान को छोड़कर जिसे सुशी पसंद है, ग्रुप को ओवरऑल पिज्जा ही चुनना चाहिए। अब यहाँ पे अगर एक वोट के मायने ज्यादा होंगे तो वो डेमोक्रेसी नहीं, डिक्टेटरशिप होगी। तीसरी कंडीशन, हर किसी को अपनी मर्जी से वोट करने की छूट होनी चाहिए और वोटिंग का रिजल्ट सारे बैलेट्स के वोट काउंट करके ही निकालना चाहिए, हर बार, एवरी टाइम। किसी भी बैलेट या कैंडिडेट को प्रॉब्लमैटिक बोलकर या रैंडम गैस करके इग्नोर नहीं करना चाहिए। सारे बैलेट्स की वोट काउंटिंग में हर बार सेम रिजल्ट ही आना चाहिए। इसे कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन। चौथी कंडीशन, वोटिंग सिस्टम ट्रांजिटिव होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर एक ग्रुप बर्गर के ऊपर पिज्जा चुनता है और पिज्जा के ऊपर सुशी, तो उसे सुशी के ऊपर भी बर्गर चुनना चाहिए। इसे कहते हैं ट्रांजिटिविटी। पांचवी कंडीशन, अगर ग्रुप पिज्जा के ऊपर सुशी को चुनता है तो तीसरा ऑप्शन यानी कि बर्गर के आने से ग्रुप की ये चॉइस बदलनी नहीं चाहिए। हाँ, वो बर्गर को इन दोनों के ऊपर चूज कर सकता है या इन दोनों के बीच में चूज कर सकता है, पर सुशी पिज्जा के ऊपर चुनी गई है और ये चॉइस बर्गर के आने से बदलनी नहीं चाहिए। इसे कहते हैं इररेलेवेंट ऑल्टरनेटिव से मुक्ति। नौ यहाँ पे एरो ने यह प्रूव कर दिया था कि रैंक वोटिंग सिस्टम में 3 से ज्यादा कैंडिडेट्स होने पर इन 5 पॉइंट्स को अचीव करना नामुमकिन था। यह है एरो की इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। ये इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग थी कि इसके लिए एरो को 1972 में नोबेल प्राइज दिया गया था इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे मैं भी जेनॉक पोल्स की फॉर्मुलेशन पर बेस्ड उनके प्रूफ के एक वर्जन को देखने वाला हूँ। चलिए मान लेते हैं कि इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स खड़े होने वाले हैं, एरिस्टोटल, बोर और क्यूरी। सिंप्लिसिटी के लिए इन्हें हम ए, बी और सी मान लेते हैं। हमारे पास n नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स भी हैं जो लाइन से खड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 नंबर n तक। अब यहाँ पे हर वोटर अपनी मर्जी से ए, बी या सी को रैंक करने के लिए फ्री है। सेम रैंकिंग भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर वोटर किसी कैंडिडेट को फर्स्ट या लास्ट चूज करता है तो पूरी सोसाइटी को उसे फर्स्ट या लास्ट ही चूज करना होगा। चलिए रैंडमली हम बी को ले लेते हैं। तो अगर आधे वोटर्स बी को फर्स्ट रैंक करते हैं और बाकी के आधे लास्ट, तो रूल ये है कि हमारे सिस्टम को उसे या तो लास्ट या फर्स्ट रखना होगा। अभी कॉन्ट्राडिक्शन से हम ये प्रूव भी करेंगे। तो मान लीजिए लोगों ने ऐसे ही वोट किया है और अगर हमारा सिस्टम बी को फर्स्ट या लास्ट नहीं रखता, उसे रखता है इस तरह से बीच में, तो यहाँ पे ए की रैंक बी से ऊपर होगी जो कि सी से भी ऊपर है। तो यहाँ पे हो जाता है कॉन्ट्राडिक्शन।
क्योंकि अगर सारे वोटर्स सी को ए से ऊपर रखते हैं तो यूनानिमिटी के अनुसार सी की रैंक ए से ऊपर होनी चाहिए, पर क्योंकि हमने यहाँ पे ए की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में तो चेंज ही नहीं की है, इसीलिए ए बी से ऊपर रैंक होना चाहिए। और यही सेम चीज सी की पोजीशन में भी है कि उसे हमने बी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं किया है, तो सी बी से नीचे रैंक होना चाहिए। पर ट्रांजिटिविटी के अकॉर्डिंग अगर ए बी से ऊपर है और बी सी से ऊपर है तो ए को भी सी से ऊपर होना चाहिए, पर ऐसा करने पर यूनानिमिटी ब्रेक हो जाएगी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि अगर सब एक ही कैंडिडेट को फर्स्ट या लास्ट रैंक करते हैं तो सोसाइटी को भी वही करना होगा। चलिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं जहां पर हर वोटर बी को रैंक करेगा और ए और सी की रैंकिंग को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यूनानिमिटी से हम जानते हैं कि बी को सोसाइटी की रैंकिंग में लास्ट होना चाहिए। अब इस सेटअप को हम प्रोफाइल 0 मानते हैं। नाउ अब हम बनाएंगे प्रोफाइल 1 जो कि बिल्कुल प्रोफाइल 0 के जैसी ही होगी, जिसमें पहला वोटर बी की रैंक को लास्ट से फर्स्ट कर देगा। हाँ, इससे ऑफ कोर्स हमारा रिजल्ट नहीं बदलेगा और हम जब तक चाहें तब तक ऐसा कर सकते हैं। प्रोफाइल 2, 3, 4 और ऐसे ही प्रोफाइल्स बना सकते हैं जिसमें हर एक कैंडिडेट बी को लास्ट से फर्स्ट बनाता जाएगा। पर अगर हम ऐसा ही करते रहे तो एक समय पे एक ऐसा वोटर आएगा जिसका बी को लास्ट से फर्स्ट रैंक करना सोसाइटी के बी को लास्ट रैंक करने वाले डिसीजन को ही बदल देगा। अभी के लिए इसे पिवटल वोटर कहते हैं और इस प्रोफाइल को पिवटल प्रोफाइल। तो इस केस में प्रोफाइल 0 पिवटल प्रोफाइल से पहले वाली प्रोफाइल है। चलिए अब एक प्रोफाइल बनाते हैं Q जो कि बिल्कुल प्रोफाइल P के जैसी है, लेकिन सिर्फ इतना छोड़कर कि इसका पिवटल वोटर A को B से ऊपर रख देता है। अब इररिलेवेंट ऑल्टरनेटिव्स की फ्रीडम से सोसाइटी को A को B से ऊपर रैंक करना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे वोटर्स के लिए A और B की रिलेटिव पोजीशन वैसी ही है जैसे वो प्रोफाइल 0 में थी, और B की रैंक C से ऊपर होनी चाहिए क्योंकि दोनों की रिलेटिव पोजीशन वैसी की वैसी ही है जैसी कि वो प्रोफाइल P में थी, जहां हमारे पिवटल वोटर ने बी को फर्स्ट रैंक किया था। इसीलिए सोशल रैंकिंग में ट्रांजिटिविटी के अकॉर्डिंग ए सी से ऊपर रैंक्ड होनी चाहिए, और नॉन पिवटल वोटर्स ए और सी की रैंकिंग कितनी भी चेंज कर लें उसका इस पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी रीअरेंजमेंट्स ए की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में और सी की पोजीशन बी के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि पिवटल वोटर डिक्टेटर बन गया है सोसाइटी की प्रेफरेंस में ए को सी से ऊपर रखवाकर। सोसाइटी की रैंकिंग हमेशा पिवटल वोटर से अग्री करेगी, फर्क नहीं पड़ता कि बाकी के वोटर्स ने क्या वोट किया है। हम एक और सेम थॉट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सी को लास्ट में रखकर, और हाँ, इसमें भी हम प्रूव कर पाएंगे कि एक डिक्टेटर होगा जो सोसाइटी की प्रेफरेंस में ए को बी से ऊपर रख देगा। और अगर गौर से देखें तो ये सेम वही वोटर है जिसने सोसाइटी की प्रेफरेंस में ए को सी से ऊपर किया था। इसीलिए पिवटल वोटर पूरा डिक्टेटर है। तो क्या डेमोक्रेसी खोखली है? वेल, एरो की इम्पॉसिबिलिटी थियरम को देखें तो हाँ, अगर 3 या 3 से ज्यादा कैंडिडेट्स हैं तो कोई रैंक चॉइस मेथड नहीं है जो फेयरली वोटर्स की प्रेफरेंसेस का ध्यान रखे। कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज जरूर होगा। पर मैथमेटिशियन डंकन ब्लैक को एक और ऑप्टिमिस्टिक तरीका मिला था जो शायद रियलिटी को अच्छे से शो करेगा। नाउ अगर वोटर्स और कैंडिडेट्स को सीधे एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए, जैसे कि लिबरल्स लेफ्ट से और कंजर्वेटिव्स राइट से, ये एक एग्जांपल है, आइडियोलॉजी कोई भी हो सकती है। वेल देन ब्लैक ने प्रूफ किया कि ऐसा होने पर बीच वाले वोटर से ही मेजॉरिटी का डिसीजन बनेगा। तो मीडियन वोटर्स की चॉइस से ही इलेक्शन का रिजल्ट निकलेगा, एक रिजल्ट जो मेजॉरिटी वोटर्स के फेवर में होगा एंड जिसमें एरो के पॉइंट किए गए पैराडॉक्सेस और इनकंसिस्टेंसीज नहीं होंगी। अच्छा, एक और अच्छी बात है, एरो की इम्पॉसिबिलिटी थियरम सिर्फ ऑर्डिनल वोटिंग सिस्टम में अप्लाई होती है जहां वोटर कैंडिडेट को रैंक करते हैं। अब यहां पे एक और सिस्टम है रेटेड वोटिंग सिस्टम, जिसकी सबसे सिंपल फॉर्म है अप्रूवल वोटिंग सिस्टम, जहां वोटर्स कैंडिडेट्स को रैंक करने की जगह बस अपने फेवरेट कैंडिडेट्स को टिक कर देते हैं। वैसे और भी फॉर्म्स हैं जहां पे आप बता सकते हैं कि कोई कैंडिडेट आपको कितना पसंद है, लाइक -10 सबसे नापसंद के लिए और +10 आपके फेवरेट के लिए। रिसर्च की माने तो इसमें वोट्स ज्यादा डाले जाते हैं, नेगेटिव कैंपेनिंग कम होती है और स्पॉइलर इफेक्ट खत्म होता है। वोटर अपना सपोर्ट कैंडिडेट को दिखा सकता है बिना ये परवाह किए कि पार्टी छोटी है या बड़ी। इसकी काउंटिंग करना भी काफी इजी है। एक कैंडिडेट को कितने वोटर्स ने अप्रूव किया है, बस उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, जिसका हाईएस्ट अप्रूवल मिलेगा वो जीत जाएगा। एरो को शुरुआत में रेटेड वोटिंग सिस्टम पसंद नहीं था, पर जिंदगी के अंतिम समय में उन्होंने मान लिया था कि यही बेस्ट मेथड है। ये अप्रूवल वोटिंग सिस्टम नया नहीं है,
1294 से 1621 तक वेटिकन सिटी में इसी सिस्टम से पोप इलेक्ट किए जाते थे और इसी सिस्टम से यूएन के सेक्रेटरी जनरल को भी इलेक्ट किया जाता है। पर हाँ, अभी ये बड़े इलेक्शंस में यूज नहीं होता है, इसीलिए रियल वर्ल्ड टेस्टिंग की अभी जरूरत है। तो क्या डेमोक्रेसी मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है? वेल हाँ, अगर हम रैंक चॉइस वोटिंग मेथड यूज करते हैं, जो कि अभी ज्यादातर कंट्रीज में यूज भी होती है लीडर इलेक्ट करने के लिए, और कुछ सिस्टम लोगों की चॉइस का दूसरे सिस्टम से अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज करना मुझे तो बेवकूफी लगती है इतनी खामियां जानने के बाद। पर हाँ, चीजें परफेक्ट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ट्राई नहीं करना चाहिए। दुनिया के बारे में जानते रहना, उसके इश्यूज को कंसिडर करना और पॉलिटिकली एंगेज रहना इंपॉर्टेंट होता है। ये कुछ उन तरीकों में से है जिससे हम दुनिया को कुछ दे सकते हैं। जैसे कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि डेमोक्रेसी सबसे बेकार तरीके की गवर्नमेंट है सिवाय उन तरीकों के जो हमने आजमाए हैं। डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है पर अभी के लिए बेस्ट है। गेम खराब है पर यही इकलौता गेम है, तो खेलना तो पड़ेगा।